Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Ghaus Sawan and I'm a software engineer by profession, graduated from PUCIT this year. In this series, I'm a maths instructor and I'm gonna teach you maths from scratch. इस सीरीज़ का मेन फोकस उन स्टूडेंट्स के ऊपर है जिनकी फाउंडेशंस बहुत वीक हैं. हर चैप्टर से पहले आपके पास एक प्री रिक्विजिट वीडियो होगी जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड आपकी सारी फाउंडेशंस को कवर करेगी. अगर आपके पास वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप उस वीडियो को स्किप करें और चैप्टर के ऊपर मूव करें. लेकिन अगर आपकी फाउंडेशंस वीक हैं तो रिकमेंडेड ये है कि पहले आप उस चैप्टर की प्री रिक्विजिट वीडियो देखें ताकि आपके उस चैप्टर से रिलेटेड सारी फाउंडेशंस कवर हो जाएं और फिर आप मूव करें चैप्टर के ऊपर. सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैथ्स के हर क्वेश्चन को एज ए प्रॉब्लम कंसीडर किया जाए कि आपके सामने कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है ना तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपकी बेसिस और फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है ना तो फिर आप उसको एज ए क्वेश्चन लोगे और आप उसको याद करोगे, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आप उसको रट्टा मारोगे. अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे. ठीक है, तो इस सीरीज़ में मेन फोकस आपकी फाउंडेशंस को स्ट्रांग करना है, आपके मैथ्स को स्ट्रांग और अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी आपका मैथ्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आपका मैथ्स के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपसे सॉल्व होंगे. ठीक है, आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपसे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होंगे. तो मैथ्स के हर क्वेश्चन को एज अ प्रॉब्लम कंसीडर करना है आपने, ना कि एज अ क्वेश्चन. सो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर की तरफ. और हमारा पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारे चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. नाउ व्हाट आर मैट्रिसेस? Matrices are a rectangular array or a formation of collection of real numbers. Now what is an array? Array basically एक computer terminology है. Like I'm just drawing an array 1 2 3 4 5. okay, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके डेटा को स्टोर करता है. ठीक है, इस केस के अंदर इसने ना नंबर्स को स्टोर किया हुआ है. ठीक है, और एरे की एक प्रॉपर्टी है कि हर एक एरे का एलिमेंट एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा है. क्या बात समझ आ रही है? मेमोरी के अंदर मेमोरी एड्रेसेस होते हैं. ठीक है, तो एरे हर एक एंट्री, हर एक डेटा एक पर्टिकुलर मेमोरी को पॉइंट कर रही है. ठीक है, इसी तरह आपके मैट्रिसेस हैं. मैट्रिसेस एक कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है. ठीक है, जो भी मैट्रिसेस में डेटा होगा वो रियल नंबर्स होगा. ठीक है, एंड दे आर इंक्लोज्ड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स. लाइक अब मैं रियल नंबर्स कैन बी डेसिमल नंबर्स, इट कैन बी फ्रैक्शंस, इट कैन बी इंटीजर्स. ओके, सो अब एक मैंने मैट्रिक्स ड्रॉ किया. लाइक उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो 1 2 0.1 एंड 2/4. ओके, और हर मैट्रिक्स का एक नेम होता है और उस नेम और वो जो नेम है वो आपका कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होंगे. लाइक इस मैट्रिक्स का मैं नेम रख रहा हूँ कैपिटल ए. ठीक है, अब मैं कोई मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ B 1 -3 6 एंड 4. ये आपका मैट्रिक्स है, उसका नेम कैपिटल B है और ये सारी उसकी एंट्रीज हैं. ये सारी क्या है? उसकी एंट्रीज है. इसका एंट्रीज भी बोल दो या इसको एलिमेंट्स बोल दो. और दे आर इनक्लोज बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स, नॉट कर्ली ब्रैकेट्स, नॉट बाय पैरेंथेसिस. दे आर इनक्लोज बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एंट्री की एक लोकेशन है. हर एंट्री की क्या लोकेशन? जिस तरह एरेज के अंदर हर एलिमेंट एक पर्टिकुलर मेमोरी में लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसी तरह हर एंट्री की मैट्रिसेस के अंदर भी लोकेशन होती है. अब आपने वो लोकेशन फाइंड किस तरह करनी है? अब 1 की लोकेशन क्या होगी? अब देखो, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है. अब जो 1 है ये आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो इसकी लोकेशन होगी 1 1. पहले आपने रो लिखनी है, बाद में आपने इसका कॉलम लिखना है. जो -3 है वो फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है. जो 6 है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है और 4 है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम में है. तो इसकी लोकेशन क्या होगी? 2 2. बात समझ आ रही है? तो किसी भी अगर आपने एलिमेंट की लोकेशन एंट्री की लोकेशन फाइंड करनी है तो वो कौन से कॉलम और रो में लाई कर रहा है वो उसकी लोकेशन बताएगा. ठीक है, जैसे अब एक मैट्रिक्स 6 है 1 7 6 4 0 1. अब यहाँ पे 6 की लोकेशन क्या होगी? 6 आपकी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है. ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है तो इसकी लोकेशन होगी 1 3. ठीक है, तो ये हर एलिमेंट की एक पर्टिकुलर लोकेशन है. ठीक है, तो मैट्रिसेस के की पॉइंट्स क्या थे? दे आर इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स. नंबर 2, दे कंटेन रियल नंबर्स. नंबर 3, each entry has a location. And number 4, they are donated by capital alphabets. अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो matrices they contain real numbers. okay, they are enclosed by the square brackets
ठीक है, दे हैव लोकेशन, एवरी एंट्री हैज़ अ लोकेशन एंड द मैट्रिसेस आर डोनेटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी. ओके, मैट्रिसेस आपका क्लियर है. अब सेकंड है आपका रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स. रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स. रो क्या होती है? अगर हम रो की बात करें, अगर मैंने मैट्रिक्स ड्रॉ किया है C 1 7 6 4, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलते हैं रोज. ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी एंट्रीज आ रही होंगी ना वो आपकी एक रो बना रही हैं, और वर्टिकल लाइंस में जितनी भी आपकी एंट्रीज आ रही हैं वो आपके कॉलम बना रही हैं. ठीक है, तो ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है, ये आपका कॉलम 1 है और ये आपकी कॉलम 2 है. अगर मैं एक और मैट्रिक्स लिखूँ F 6 4 9 0, तो ये आपकी रो 1, ये आपकी रो 2, ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2, तो ये आपका कॉलम और रोज हो गए. ठीक है, हॉरिजॉन्टल. इन अ मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज. हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज होंगी वो रोज होंगी, और ऑल द एंट्रीज प्रेजेंट इन द वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स. तो ये आपका वर्टिकल वे है, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स बोलते हैं. अगला टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर MCQs के लिए आता है. अब हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर. जो आपके मैट्रिक्स में रोज, उनकी क्वांटिटी, मतलब कि आपकी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएंगे. ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स है 1 7 3 6 5 4. अब इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है? 1 और 2, 2 रोज हैं, तो रोज इसमें 2 हैं. कॉलम्स कितने हैं इसमें 1 2 3 3 कॉलम्स हैं. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है आर, पहले रो आएगी, बाय बाद में कॉलम आएगा. तो रोज कितनी है? 2, तो 2/3. ठीक है, बुक में जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है m/n. अगर मैट्रिक्स में m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे, तो रोज के लिए उन्होंने m बोला हुआ है आपको, और कॉलम्स के लिए उन्होंने n बोला हुआ है. अगर मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उनका ऑर्डर क्या होगा? m/n. तो जो बुक में फॉर्मूला है वो m/n. मी m स्टैंड फॉर रोज. m उन्होंने रोज के लिए बोला हुआ है और कॉलम के लिए उन्होंने बोला हुआ है n. ठीक है, लाइक अगर मैट्रिक्स है मेरे पास G, इसका आपने ऑर्डर कैसे निकालना है? 1 7 3 6 8 4. पहले आपने m फाइंड करना है. m क्या है? रोज. रोज कितनी है? 1 एंड 2, 2 रोज हैं. फिर आपने n फाइंड करना है. n कितना है? 1 2 3. अब इसका n 3 है, तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? m/n, मतलब 2/3. इसका ऑर्डर 2/3 है. ये MCQs के लिए आएगा कि आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे और आपके पास 4 ऑप्शन होगी कि आप मुझे इसका आपने ऑर्डर बताना है. ठीक है, ऑप्शन के अंदर 4 ऑर्डर्स लिखे होंगे, आपने करेक्ट ऑर्डर बताना है. ठीक है, गुड. तो अच्छा, ये मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स M एग्जाम्पल में. अब इसकी 2 रोज हैं, ये देखो 2 रोज, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/3 है. मैट्रिक्स N में आपकी 3 रोज हैं, तो 3 रोज और आपके 3 कॉलम्स हैं, तो 3/3 इसका ऑर्डर है. अगर मैट्रिक्स P की बात करूँगा तो 1 रो है, 1 रो, और कॉलम कितने? 1 2 3, आपके 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 1/3 है. अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस का. इक्वल मैट्रिसेस कह रहा है कि 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे आप इसमें जब ये 2 कंडीशंस करेंगे सेटिस्फाई. पहली कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B. मतलब अगर 2 मैट्रिसेस हैं A और B, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, ऑर्डर का तो आपको पता है, अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं. 2 कंडीशन थी, पहला तो ऑर्डर सेम हो, और दूसरा करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना आपकी, वो क्या होनी चाहिए? इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती क्या हैं? अगर मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ, A मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 4 1, और यहाँ पे मैट्रिक्स B है मेरे पास 7 6 4 और 2. ठीक है, तो आपने बताना है कि जो 1 है, 1 की लोकेशन क्या है? वो है 1 1, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2. 4 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 1 सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो 2 2. अब यहाँ पे 7 की लोकेशन क्या? मैट्रिक्स B में 7 की लोकेशन वो 1 1 है, 6 की 1 2 है, 4 की 2 1 है, और 2 की 2 2 है. अच्छा, अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं? जो दोनों मैट्रिसेस के अंदर सेम लोकेशन पर एंट्रीज पड़ी हुई है ना, वो आपकी होंगी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज. अब 1 1 लोकेशन के ऊपर मैट्रिक्स B में 7 पड़ा हुआ है, और 1 1 लोकेशन के ऊपर मैट्रिक्स A में 1 पड़ा हुआ है. ठीक है, तो 1 और 7 आपस में क्या होंगी? करस्पॉन्डिंग एंट्री. 3 और 6 आपस में क्या होंगी? करस्पॉन्डिंग एंट्री. 4 और 4 आपस में क्या होंगी? करस्पॉन्डिंग एंट्री. 1 और 2 क्या होंगी आपस में? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज. ठीक है, तो इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन ये थी कि पहला उनका ऑर्डर इक्वल हो और दूसरा उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो. अगर मैं अपना केस 1 लूँ और 2 मैट्रिसेस यहाँ पे ड्रॉ करूँ, A मैट्रिक्स है मेरे पास 1 5 2 1, और मेरे पास B मैट्रिक्स है 1 और 2. ये मैट्रिक्स है मेरे पास. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या A B के इक्वल है? क्या A और B इक्वल मैट्रिसेस हैं? तो 2 कंडीशन थी. पहली कंडीशन थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो मैं पहले अगर इनका ऑर्डर लूँ, ऑर्डर इसका क्या होगा? 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स है. B मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/2,
1 रो और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो क्या इनका ऑर्डर इक्वल है? नहीं, ये 2/2 है, ये 1/2 है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। अगर मैं केस 2 लूँ, मैट्रिक्स मेरे पास ए है 1 3 6 1 और मैट्रिक्स बी मेरे पास है 1 3 6 2। अब दोनों केस के अंदर आपने बताना है, केस 2 में आपने बताना है क्या ए और बी अब इसमें इक्वल हैं। तो दो कंडीशंस थी, पहला था ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तो इनका ऑर्डर क्या है 2/2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 2/2, तो दोनों का ऑर्डर तो इक्वल है। दूसरी कंडीशन देखनी है कि क्या इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, तो 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 थी तो 1 इज इक्वल टू 1, 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 3 थी तो 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 6 की 6 है तो 6 इज इक्वल टू 6, और 1 की 2 है। अब 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, 1 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 2 के इक्वल नहीं है तो उसकी सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में 1 2 के इक्वल नहीं है, तो ए और बी अब इसमें इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो थी कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये बात समझ आ रही है? अब मेरे पास केस 3 है, केस 3 का ये है कि मैट्रिक्स है मेरे पास ए 1 7 6 4 और मैट्रिक्स मेरे पास बी है 1 7 6 4। अब मैं आपसे पूछूं क्या ए बी के इक्वल है कि नहीं है? अब इस केस में ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर है 2/2, ठीक है। दूसरी कंडीशन दोनों ऑर्डर्स इक्वल हैं, तो दूसरी कंडीशन ये थी कि क्या इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, ठीक है, पहली तो होगी सेटिस्फाई, दूसरी क्या थी, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, तो 1 1 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है और 4 4 के इक्वल है, मीन्स इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। पहली कंडीशन भी हो रही सेटिस्फाई और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स ए और बी अब इसमें इक्वल मैट्रिसेस हैं, ए इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल मैट्रिसेस हैं। अगर मैं बुक पे चलूँ तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखूँ, 1 का ऑर्डर है 2/2, अगर मैं बी को सॉल्व करूँगा तो बनेगा 1 -4 2 + 1 3 एंड 4 - 2 2। अब जो बी का ऑर्डर भी 2/2 है, ठीक है। अब देखना है कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है, 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है जो कि इक्वल है, 3 की 3 है, -4 की -4 है और 2 की 2 है, मीन्स इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, इसीलिए ए बी के इक्वल है। अब हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर और हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने ये आपको मैट्रिसेस गिवन है, आपने उसका ऑर्डर निकालना है। मैं मैट्रिक्स जी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जी का ऑर्डर निकाल रहा हूँ। मैट्रिक्स जी है 2 1 2 2 1 2 3 2 4 3 2 4 एंड 0 3 5 0 3 5। ओके, अब ऑर्डर निकालने के लिए पहले आपने नंबर ऑफ रोज निकालनी थी और उसको हम लोगों ने डोनेट किया था एम के साथ। तो एम कितना है? एम यहाँ पे रोज 3 हैं, 1 2 एंड 3 रोज। एन क्या? एन स्टैंड फॉर कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स हैं। फॉर्मूला क्या था? एम बाय एन, इसका ऑर्डर है 3/3। अगर मैं मूव करूँ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, मैट्रिक्स ई के ऊपर, तो इस केस में एम क्या होगा? एम होगा 1 2 3, एम 3 है, एन क्या होगा? 1 and 2, एन यहाँ पे 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? एम बाय एन, तो इसका ऑर्डर है 3/2। अगर मैं मैट्रिक्स सी की बात करूँ तो मैट्रिक्स सी है, सी इज इक्वल टू 2 and 4, तो इस केस में एम क्या होगा? एम है 1 और एन क्या है? एन है 2, क्यों? एन स्टैंड फॉर कॉलम्स, 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर क्या होगा? एम बाय एन, ऑर्डर है 1/2। मेक सेंस और नॉट? बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं और आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आप इसमें इक्वल हैं कि नहीं है। अच्छा, इक्वल मैट्रिसेस की 2 कंडीशन थी, वो आपको पता थी। पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम हो, और दूसरा उनकी करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है ना वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऑर्डर सेम हो, दूसरा उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स ए को लें, मैट्रिक्स ए की बात करें, ए इक्वल टू 3 है, ए इक्वल टू 3 है, तो ए का ऑर्डर क्या होगा? 1 रो एंड 1 कॉलम, तो 1/1। अब 1/1 ऑर्डर किस मैट्रिक्स में? अगर मैं देखूँ मैट्रिक्स सी को और मैट्रिक्स सी को सॉल्व करूँ तो मैट्रिक्स सी है मेरे पास 5 - 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आंसर आएगा 5 - 2 का आंसर आएगा 3। अब मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या बन रहा है? 1/1। तो क्या इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है? ऑर्डर सेम है।
दूसरी कंडीशन थी कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो 1 1 लोकेशन के ऊपर 3 है और इसकी 1 1 लोकेशन के ऊपर 3 है, मींस 3 और 3 आपस में इक्वल है, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, तो ए सी के इक्वल होगा। तो इस केस के अंदर जो आपका ए मैट्रिक्स है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है, ए इज इक्वल टू सी। अगर मैं बात करूँ डी मैट्रिक्स की, तो मेरा डी मैट्रिक्स है, डी मेरे पास है 5 और 3। अब इसका ऑर्डर क्या है, डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, डी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो डी का ऑर्डर है 1/2। अब 1/2 का ऑर्डर यहाँ पे किसके पास है, अच्छा अगर मैं आई की बात करूँ और अगर मैं आई को सॉल्व करूँ, तो आई है मेरे पास 3 और 3 + 2, अगर उसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा, मैट्रिक्स बनेगा आई 3 और 5। अब मुझे बताओ आई का ऑर्डर क्या है, आई का भी ऑर्डर 1/2 है, 1 रो है और 2 कॉलम्स है। लेकिन अगर मैं इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखूं, आई और डी की मैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखूं, तो डी की 1 1 लोकेशन के ऊपर 5 पड़ा हुआ है और आई की 1 1 लोकेशन के ऊपर 3 पड़ा हुआ है, मींस इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। 5 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है और 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 5 है, जो कि इक्वल नहीं है। तो इस केस में डी आई के इक्वल नहीं होगा, डी इज नॉट इक्वल टू आई। हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स डी के इक्वल है। तो अगर मैं मैट्रिक्स नंबर बी की बात करूं, तो बी का ऑर्डर 1/2 है और इसका भी ऑर्डर 1/2 था, और 5 की करस्पॉन्डिंग एंट्री अगर मैं देखूं, 5 की करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे देखो 3 है, तो क्या ये इसके इक्वल होगा, नहीं है, इक्वल तो नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो डी है, डी इज नॉट इक्वल टू बी, डी बी के भी इक्वल नहीं है। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी और आई की बात करूं, तो दोनों का ऑर्डर 1/2 है, इसका भी ऑर्डर 1/2 है, और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। 3 की इक्वल आ रही है 3 और 5 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 5 है, जो कि इक्वल है। अगर सॉल्व करोगे तो आंसर 5 आएगा, जो कि इक्वल है। मींस बी और आई आप इसमें क्या होंगे, आप इसमें इक्वल मैट्रिसेस हैं। बी और आई आप इसमें क्या है, बी और आई आप इसमें क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, इक्वल। दोनों का ऑर्डर और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। बी और आई, बी और आई आप इसमें क्या होंगे, इक्वल मैट्रिसेस हैं। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स एफ की, तो एफ इक्वल है 2 और 6 के, ठीक है, और इसका ऑर्डर बनेगा 2/1, 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है, तो 2/1 इसका ऑर्डर है। अब 2/1 यहाँ पे किसका ऑर्डर है, अगर मैं बात करूँ जी की, तो जी का ऑर्डर क्या है, अगर मैं जी को सॉल्व करूँ, मैट्रिक्स जी को सॉल्व करूँ, तो 3 - 1 एंड 3 + 3, इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा जी का 2 and 6। अब जी का भी ऑर्डर क्या है, 2/1, 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो 2/1। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। ये देखो यहाँ पे 2 था, तो 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 2 है और 6 की करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 6 है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो एफ जी के इक्वल है। बाकी क्वेश्चन आपने खुद देखने, आपका होमवर्क है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करने से पहले हम लोग इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा एमसीक्यूज में आते हैं। लाइक क्वेश्चन आता है कि 2 5 AB इज इक्वल टू 1 2 7 6। अब इन्होंने बोला है कि ये दो मैट्रिसेस अब इसमें इक्वल है। उन्होंने हमसे पूछा नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स अब इसमें इक्वल होंगे तो उनकी दो कंडीशंस होनी चाहिए सेटिस्फाई, और वो हो रही है सेटिस्फाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो दोनों सेटिस्फाई होंगी लाजमन। पहली कंडीशन थी उनका ऑर्डर सेम हो, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, और दूसरी थी कि उनकी की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि आपसे पूछेगा भाई साहब मुझे ए की वैल्यू बताओ और मुझे बी की वैल्यू बताओ। तो जो दूसरी कंडीशन थी ना, हम उसको यूज करके यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। वो दूसरी कंडीशन क्या थी, वो ये थी कि आपकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। तो ए की करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 7 आ रही है, मतलब कि ए किसके इक्वल होगा, ए 7 के इक्वल होगा, और बी की करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे क्या आ रही है, 6 आ रही है, मतलब कि जो बी है आपका वो 6 के इक्वल होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि आपको 7 6 9 और 4 दिया होगा और आपसे पूछेंगे कि यार इसमें से ए की वैल्यू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू 7 आ रही है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक और क्वेश्चन लो। क्वेश्चन है कि 4 A C और D
बी 9 8 10, ये आपको दो मैट्रिक्स मैंने बता दिया इक्वल है, दो मैट्रिक्स अब इसमें क्या है इक्वल है, और अब यहाँ से पूछा हुआ है ए बी सी और डी की वैल्यू बतानी है। तो जो सेकंड कंडीशन थी ना कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, हम उसको यूज करेंगे और ए बी सी डी की वैल्यूज बताएंगे। तो ए की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या बन रही है 9 बन रही है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 9। बी की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्योंकि ये 1 1 पर है तो इस मैट्रिक्स के अंदर भी 1 1 लोकेशन पे 4 है, तो बी की करस्पॉन्डिंग एंट्री 4 है, तो बी की वैल्यू क्या बनेगी 4। सी की वैल्यू क्या बनेगी 8 और डी की वैल्यू क्या बनेगी 10। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, कोई से भी आपको वेरिएबल दे देंगे ए बी सी और आपसे पूछेंगे यार इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब हम मूव करते हैं, तो ये बोल रहा है कि ये दो मैट्रिसेस हैं और वो आपस में इक्वल हैं। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे तो आपने तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी, ठीक है। आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और आपने वेरिएबल्स ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे ए प्लस सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 3 माइनस 7 2d, 0 3 माइनस 7 2d। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अच्छा, अब दो मैट्रिसेस मेरे पास इक्वल हैं तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या बन रही है वो 0 बन रही है, तो a प्लस सी किसके इक्वल होगा 0 के, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। c माइनस 1 किसके इक्वल होगा, c माइनस 1 मेरे पास, c माइनस 1 इक्वल होगा मेरे पास 3 के, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। a प्लस 2b किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा माइनस 7 के, इक्वेशन नंबर 4, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। और 4d माइनस 6 इक्वल है आपके 2d के, इसको मैंने बोल दिया ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 है। अब मैं इन इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और यहाँ से a, c, b और d की वैल्यूज़ निकाल लूँगा। इनको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू अननोन है तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। लाइक इस केस के अंदर अगर मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर 2 की, तो सिर्फ c की वैल्यू मुझे अननोन है, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके c की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी इक्वेशन के अंदर मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू अननोन है, लाइक अगर मैं बात करूँ a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 की बात करूँ, तो इसमें मुझे a और c दोनों की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का फायदा कोई नहीं है। अगर मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर 3 की, तो इसमें a और b की वैल्यू मुझे अननोन है, ठीक है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू मुझे अननोन है, तो इसको भी सॉल्व करने का फायदा कोई नहीं है। अगर मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर 4 की, तो इसमें सिर्फ a की वेरिएबल है d, तो इसको मैं सॉल्व करके d की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करूंगा और यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालूंगा। तो c माइनस यहाँ लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। जब माइनस 1 इक्वेशन की उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +1, तो c इज इक्वल टू 3 + 1 एंड c इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास c की वैल्यू क्या निकल आई है 4। अब मैं इस c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल के मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालूं तो मैं a की वैल्यू निकाल लूंगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 थी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 4, c की वैल्यू 4 है तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब 4 वहाँ पे जाएगा तो a इज इक्वल टू -4, तो इस केस में a की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है, a की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है। a और c अब दोनों मेरे पास नोन है। अगर अब मैं इक्वेशन नंबर 3 को देखूं, अब मेरे पास a की वैल्यू है और b की वैल्यू नहीं है, तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ b यहाँ पे अननोन है। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a की वैल्यू -4 है तो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब जब आपको b की वैल्यू चाहिए तो b को इस साइड पे रहने दो और -4 को इक्वेशन की उस तरफ ले दो, राइट साइड पे ले लो। तो 2b इज इक्वल टू -7, जब -4 यहाँ पर आएगा तो +4 बन जाएगा और 2b इज इक्वल टू -3। अब b की वैल्यू चाहिए तो 2 को यहाँ पे आगे डिवाइड कर दो क्योंकि 2 अभी b से मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वेशन के किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -3/2, तो b की वैल्यू आ चुकी है -3/2। अब मेरे पास a, c और b सॉल्व है। अब मुझे सॉल्व करना है d निकालना है, तो d के लिए मैं इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करूंगा।
तो लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी? 4 है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अगर मैं 2d को इक्वेशन किस तरफ ले आऊँ और माइनस 6 को इक्वेशन किस तरफ ले जाऊँ, तो ये बनेगा 4d माइनस 2d इज इक्वल टू प्लस 6। ओके, क्योंकि 6 अभी नेगेटिव था, यहाँ पर आया तो प्लस 6, और 2d इक्वेशन किस तरफ आएगा तो नेगेटिव 2d। 4d माइनस 2d आंसर आया 2d इज इक्वल टू 6। d इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 एंड d इज इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू क्या निकल आई आपकी? d की वैल्यू निकल आई है 3। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस इक्वेशन से आपकी d की वैल्यू भी निकल आई। तो आपने a, b, c और d सारों की वैल्यूज निकालनी है। a आपका d आपका 3 है, b आपका -3/2 है, a आपका -4 है और c आपका 4 है। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? आपने a, b, c और d की वैल्यूज निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है। इसके थ्रू आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आता है और ज़्यादातर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर, ठीक है।